आज दिल्ली स्टूडियो से मैं आसिफ रशीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर और श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर का रुख करें, मौजूदा सूरत हाल पर बात हो, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां क्या कुछ है उस पर बात हो, उस पर एक्शन रिएक्शन वो तमाम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर है बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले में जो इस वक्त निकलकर सामने आई है। आपको ये बता दें कि सीबीआई इस पूरे मामले में, जो सीबीआई की अदालत इस वक्त इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और बड़ी खबर यह कि इस पूरे मामले में जिन मुल्जमीन से पूछताछ की जा रही थी उन सभी के स्टेटमेंट्स लगभग अब रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और आज सीबीआई अदालत में जितने मुल्जमीन थे उनके बयान रिकॉर्ड की कार्रवाई देर शाम मुकम्मल हो चुकी है और इस सिलसिले में 32 जो कलीदी मुल्जमीन थे इनमें से 31 के बयान अब तक रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। इस बीच आपको ये बताते चलें कि इन 31 लोगों में जिनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह भी सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश हुए और अपने अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले से जुड़ी हुई और तमाम जो मुल्जमीन थे 31 मुल्जमीन के अब तक रिकॉर्ड जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो इस वक्त रिकॉर्ड कर लिए गए सीबीआई अदालत की जानिब से और इनमें 3 बड़े नाम शामिल हैं जिनमें साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह, जिनकी खुसूसी अदालत के सामने पेशी हुई है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा तौर पर इन सभी के रिकॉर्ड जो हैं वो बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी की स्टेटमेंट्स सीबीआई की खुसूसी अदालत ने आज मुकम्मल कर लिए हैं। तो इस तरीके से सभी जो कलीदी मुल्जमीन थे उन 31 लोगों के, जिनमें 3 बड़े नाम हैं जो मैंने गिन के आपके सामने बताए, उनके रिकॉर्ड्स जो स्टेटमेंट्स लेने का अमल था वो बिलाखिर आज मुकम्मल हो चुका है। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां सरहदी कशीदगी मुसलसल बरकरार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ कशीदगी और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं और इस बीच एलओसी पर भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का फौज ने अब से थोड़ी देर पहले दावा किया है। सरहदी जिला राजौरी के अंदर नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज कार्रवाई हुई है। फौज की तरफ से कहा गया है, सीनियर ऑफिशियल्स का यह दावा है कि एक मिलिटेंट को इस बीच हलाक किया गया है जबकि उसके 4 और साथी जो वापस भागने में कामयाब रहे और फौज के मुताबिक हलाकशुदा मिलिटेंट की लाश को 4 साथियों ने संभाला और लाश को वापस वो लॉन्चिंग पैड्स की तरफ लेकर रवाना हो गए। कलाल नौशेरा का इलाका जहां पर आज देर शाम यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। फौज ने दावा पेश किया है कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ है इस कार्रवाई में, जहां दरअंदाजी की कोशिशें कलाल नौशेरा के अंदर मुसलसल होती रही हैं। फौज के बकौल आज इसी दौरान ऑपरेशन इस सरहद के करीबी इलाके में हुआ, किसी तरह का नुकसान फौज को नहीं उठाना पड़ा। जो फौज का बयान हम अभी तक देख पा रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और उसके मुताबिक 4 मिलिटेंट जो है लॉन्चिंग पैड्स की तरफ वापस भागे, जो अपने एक साथी की जिसकी मौत हुई है उसकी लाश को वापस कलाल नौशेरा के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से यहां वापस लेकर रवाना हुए और इस बीच आज दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाने का दावा फौज की तरफ से किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले कलाल नौशेरा सरहदी जिला राजौरी के अंदर। तो शुरुआत खबरों की दिल्ली से हमने की और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी इस वक्त सरहदों पर क्या हालात बने हैं वो आपके सामने रखा और बड़ा दावा जो फौज की तरफ से पेश किया गया वो आपको बताया। इसके साथ साथ अब कोविड-19 की भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की सियासत की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेमा काफी सरगर्म रहा, काफी कुछ बातें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ आज एक्टिविटीज रही और उसके साथ साथ दूसरी तरफ आज फाउंडेशन डे जरूर था पीडीपी का, लेकिन खामोशी है पार्टी के हेडक्वार्टर पर। इन सभी खबरों के साथ और मजीद तफसीलात के साथ आपको बराह रास्त श्रीनगर लिए चलते हैं जहां पर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त मेरे साथ है। सनम, आज दिन भर की ताजा तरीन सूरत हाल और बड़ी खबरें बताइएगा।
बहुत शुक्रिया आसिफ। तो सबसे पहले बड़ी खबरों में हम कोविड पे बात तो जरूर करेंगे, लेकिन सियासत में हलचल मची हुई है और हलचल कल भी हमने देखी, हमने आज भी देखा। आज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों में बवाल भी देखा और ये बवाल बात दोपहर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने वाला आगा रुहुल्लाह की ट्वीट ने भी किया। याद अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि कल हमारे यहाँ ये भी हुआ था कि उमर अब्दुल्ला के इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए अखबार के पस मंजर में सवाल शुरू हुए थे और वो सवाल बवाल बनते गए। सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला ट्रॉल होने लगे और सोशल मीडिया पर जब उमर अब्दुल्ला की हालत पतली होती गई तो फारूक अब्दुल्ला बचाव में आए। बताया उमर का ट्वीट था, उमर का बयान था कि यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यानी सवाल उठने लगे कि क्या वो 5 अगस्त की पोजीशन को भूल के, दफा 370 को भूल के, जब यहाँ पे स्टेट दी जाएगी तो क्या उसमें वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फौरन ये सब कुछ देखते हुए फारूक अब्दुल्ला उसके सपोर्ट में आए और बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवालात की पुछाड़ होने लगी। सोशल मीडिया से लेके गली नुक्कड़ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्कों में यही सवाल पूछा जा कि आखिर कहीं न कहीं कोई बात तो है जिसपे उमर का करीबन 1 साल की चुप्पी के बाद ये बयान आया है और वो भी कहीं न कहीं मुज्जाद बयान लोग बता रहे थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का बयान और उस बयान पर कल रात देर गए तक कुछ खामोशी ही दिखाई दी। लेकिन आज सुबह वादी कश्मीर में इस पर फिर बवाल होना शुरू हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला आगा रुहुल्लाह ने ट्वीट कर डाला। फोन अपना तो बंद रखा लेकिन ट्वीट कर डाला और ट्वीट में ये लिखा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला अब नहीं है, रिजाइन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बतौर तर्जुमाने आला के पोस्ट पे और उनके जो भी ट्वीट होंगे, बयानात होंगे वो उनके जाती हैं। और फिर सवाल आने लगे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्या मजबूरी थी आगा रुहुल्लाह को ये सब कुछ इन हालात में देने की। और उस पर भी बहस शुरू हुई, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग होना शुरू हुई और यही बताया जाने लगा। कुछ ने बताया कि आगा रुहुल्लाह को पार्टी प्रेशर है क्योंकि आगा रुहुल्लाह समझौता नहीं कर सकते हैं, तो पार्टी प्रेशर होते हुए उनको पार्टी तर्जुमान से हटाए जाने की बात जब की गई तो आगा रुहुल्लाह ने खुद ही रिजाइन कर दिया। लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि आगा रुहुल्लाह जवान लीडर है और करीबन 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में वजीर भी रहे हैं और एक पर्टिकुलर सेक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट भी करते हैं। बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं, वोट बैंक बड़ा है, तो कहीं न कहीं उसने भी अपनी ताकत दिखाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आगा रुहुल्लाह के इस ट्वीट और इस बयान के पस मंजर में अब बात ये भी निकल के आ रही है कि अभी और लंबी लाइन लग सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है वहां जहां पे कोई भी कारकुन या कोई भी लीडर पार्टी हाईकमान के बयान के मुज्जाद बयान यूजुअली नहीं दिया करता था बगैर मोहम्मद अकबर लोन के। लेकिन आगा रुहुल्लाह ने जो शुरुआत की है माना जाता है कि अब और भी शुरुआत होंगी ये इसी बयानबाजी के पस मंजर में। लेकिन और भी मामलात और दूसरे मामलात में आज पीडीपी का यौम तासीस और आज यौम तासीस पर पीडीपी जिसका वजूद बहुत कम ही अब दिखाई दे रहा है ने श्रीनगर में एक फंक्शन भी कर डाली। इस फंक्शन में जो इस पार्टी के पीडीपी के लीडरान भी थे, दूसरे अफसर, दूसरे लोग जो पार्टी के साथ जुड़े हुए, पतली ही तादाद सही, लेकिन श्रीनगर में लगभग 1 साल के बाद यौम तासीस पिछले साल तो नहीं मनाया जा सका लेकिन आज मनाया गया। और आज यहाँ पे पार्टी लीडर ने फिर अहद किया कि वो पार्टी का जो मंशूर है वो उसको आगे लेके रहेंगे। खास तौर पे यहाँ वही बात थी कि पीडीपी आगे क्या करेगी, तो किस हिसाब से आगे चलेगी। तो पीडीपी के हल्कों से लीडरान ने सभी ने यही जवाब दिया कि 4 अगस्त की तारीख उनके लिए पत्थर की लकीर है। ये पीडीपी की बात, लेकिन इस सारे के बीच में दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बीजेपी भी जवाब दे रही है और बीजेपी के हल्के जहां श्रीनगर में कल ही साफ कर चुके हैं कि वो इलेक्शन तो लड़ेंगे चाहे वो यूटी हो या कि यहाँ पे स्टेटहुड हो। लेकिन बीजेपी के बड़े लीडर ने कल भी बताया और आज भी बताया कि कश्मीर में अभी यूटी को बदलने के हवाले से हालात, जमीनी हकायक और हालात नहीं बदले हैं और जब तक ने कश्मीर में हालात बदलते हैं, नॉर्मल सी आती है, तब तक यहाँ पे स्टेट नहीं दी जा सकती है। ये बीजेपी एक बड़े लीडर का बयान। लेकिन आज भी खबरें और अफवाहें कहें श्रीनगर में और वादी कश्मीर में यही गश्त करी थी कि 15 अगस्त की तारीख और 15 अगस्त की तारीख को वजीर आजम जब दिल्ली में
यौम 15 अगस्त की तकरीब में कौम से खताब करेंगे आज़ादी के मौके पर, तो उस दौरान वो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा बयान करें भी देंगे। और ये बड़ा बयान क्या होगा, कुछ हल्के अपने अपने तरीके से ले रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यही बताया जाता है कि 15 की तारीख को जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिल सकती है। और उसी स्टेट के वापस मिलने के हवाले से कुछ मिसालें भी दी जाती हैं, और वजीर आज़म और गुलाम नबी आज़ाद की मुलाकात, उस पस मंजर की बात भी कही जाती है। और उसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला का इमरजेंसी में दिल्ली जाना, और उसके साथ साथ सैयद अल्ताफ बुखारी का भी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्हें श्रीनगर आना था, लेकिन श्रीनगर आने के बजाय वो सीधा जम्मू से वापस दिल्ली चले गए। तो ये सब पस मंजर, लेकिन सबसे बड़ी खौफनाक खबर जो है वो कश्मीर के हवाले से यही है कि कोविड। लेकिन आसिफ, थोड़ा सा मुल्क और दुनिया में क्या कुछ हो रहेगा कोविड के हवाले से, उस पर हम आपसे जानेंगे, लेकिन ये पहले हम अपने नाज़रीन को बताएं कि एसपी सिन्हा ने क्या कुछ बताया कश्मीर के हालात के हवाले से। बीजेपी के बड़े लीडर में शुमार होते हैं, पहले हम वो दिखाएंगे और उसके बाद आसिफ आपको बताएंगे कि दुनिया भर से लेकर मुल्क में क्या कुछ रहा कोविड के हवाले से आज का दिन, क्योंकि कश्मीर में सूरत हाल आज फिर उसी चपेट में आई है जिस हवाले से पहले से ही तस्दीक या अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे। है बात सियासी जमातों की हो रही है, तो सनम, इससे पहले कि हम एसपी सिन्हा को सुने, उन्होंने आज क्या बड़ा बयान दिया है जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्या बात की है। एक और सवाल ये भी, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों 4G के मामलात या उसके साथ साथ इंतखाबात को लेकर बात की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो हालिया बयान था उस पर एतराज जाहिर किया है। और इलेक्शन कराने का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है, बल्कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इसका क्या मतलब समझा जाए, क्या आपका इस पर पॉइंट है? क्योंकि हम लगातार देख रहे थे दिल्ली से कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात हो रही थी कि स्टेटहुड और इंतखाबात, लेकिन इसके बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है जब तक वो मुकम्मल होता है उससे पहले ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है J&K के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, मुल्क में आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक इदारा, ऐसा इदारा है जो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोनोमस इदारा होता है, और सरकार उस पर उतना दबाव भी नहीं रख सकती है। अगर जो रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने बयान जो दिया है, कहीं ना कहीं दिल्ली की उसमें मंशा भी हो सकती है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी इलाके, किसी भी रियासत के इंतखाबात की तारीखें मुकर्रर कर सकता है, हालात वहां के देख के उस हवाले से बता सकता है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और कश्मीर के हालात सब कुछ सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जो दिलचस्पी है वो दिखाई दे रही है। और डिलिमिटेशन हो या दूसरे मामलात हो, उन सबसे हट के इलेक्शन कमीशन पहले जमीनी हकायक देखेगा और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के हवाले से इलेक्शन नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर या दूसरे लोगों की बात मान ले। हाँ, मशवरा जरूर लिया जाता है, और माजी से लेकर हाल तक यही देखने में आया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी और मंशा का मालिक होता है और सरकार का डायरेक्ट उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। चलिए, कोविड-19 पे भी आपके पास आऊंगा और वादी कश्मीर की सूरत हाल क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। सनम एजाज दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एसपी सिन्हा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से आज जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की गई है। दरअसल आज ही हमने देखा कि गुज़श्ता जो इससे पहले जो सर्कुलर 1971 का जो सरकार का था उसको आज तब्दील किया गया। उसमें जो तब्दीली आई है वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो अगर जमीन लेती है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट होती है, बीएसएफ कहीं अपना कहीं पर मकाम चुनती है, वहां पर वो अपने एस्टेब्लिशमेंट तैयार करती है, और उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ है वो भी कहीं पर जमीन लेती है। और जमीन से जुड़े मामलात को लेकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा दाखिला है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना जरूरी होती थी, लेकिन अब सरकार के नए हुक्मनामे के मुताबिक, नया जो ऐलान है उसके मुताबिक कहीं पर भी अगर जमीन ली जाएगी यानी उसका तायुन होगा तो उसके लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। और इस पर जहां सियासी जमातों की तरफ से इस मरकजी सरकार के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाया गया, तो दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट इस फैसले को लेकर एक बड़ी बात कहते नजर आए हैं कि इससे खुद जो कश्मीरी अवाम है या वादी कश्मीर के लोग हैं उनके तहफ्फुज को इस फैसले से यकीनी बनाया जा सकता है। और एसपी सिन्हा इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो आपको सुनाते हैं। बात उसके बाद कोविड-19, लॉकडाउन और पाबंदियों की। बहुत ऐतिहासिक कदम है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। जितनी बड़ाई की जाए केंद्रीय सरकार की उतनी कम है। ये देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझने की जरूरत है। ये सच है कि आतंकी कुछ लोकल्स जो देश की तरफ वफादार हैं उनको गन पॉइंट पे ब्लैकमेल करके, थ्रेटन करके, चेतावनी दे के
उनको डराते धमकाते रहते हैं। जो वहाँ के किसान हैं जो एप्पल ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं जला दो, नहीं तो हम जला देंगे। तो ये तो जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद होने का जो जन्नत था ज़मीन पे, उसको इन्होंने नरक बना दिया है इन आतंकियों ने। तो जब ये आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लोग ज़मीन खरीदेंगे तो स्वाभाविक है उनका परिवार रहेगा। परिवार रहेगा तो फ़ायदा क्या होगा? ऐसे लोकल जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा, उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, उनको सरकार में विश्वास पैदा होगा कि हम सुरक्षित हैं और आतंकी हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो ये सब प्रभाव होगा। दूसरी बात है कि कई वहाँ के मुसलमान जम्मू एंड कश्मीर धर्म के नाम पे राष्ट्रद्रोह करते रहे हैं। तो डेमोग्राफिक में बैलेंस लाने की जरूरत है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन में बैलेंस लाने की जरूरत है। और मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा कि बॉर्डर पे जो क्षेत्र पाकिस्तान के बॉर्डर को टच कर रहा है एलओसी पे, पूरा आप एक सर्विसमैन को, आर्मी एक्स सर्विसमैन को सेटल कीजिए। आप फिर खेल देखिए। जब आप सेटल कीजिएगा तो वो जो टियर है, वो जो गेटवे है, वो जो द्वार है जिसके माध्यम से ये आतंकी आते हैं हिंदुस्तान में, वो द्वार बंद हो जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सेना बात कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला है, लेकिन बड़ी मांग उन्होंने सरकार से ये भी की है कि जो सरहदी इलाके हैं, जो पाकिस्तान की सरहद से सटे हुए एरियाज हैं, वहां पर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, रिटायर्ड मेजर्स हैं, कर्नल्स हैं, जो लोग भी रिटायर्ड हैं, उनको उन एरियाज के अंदर जिम्मेदारी दी जाए और उस सिक्योरिटी ग्रिड को जिसको मजबूत बनाने की एलओसी या इसके आसपास के इलाकों में बार बार डिफेंस मिनिस्टर से लेकर खुद वजीर आजम तक बात करते हैं, उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है अगर इस तरह का कदम मरकजी सरकार उठाती है। यह बात तो हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी के हवाले से। अब बात जरा कोविड-19 की, और बड़ी खबर आपको यह बताएं कि मुल्क के अंदर किस तरीके से कोविड-19 का कहर जारी है और हिंदुस्तान इस वक्त जो टॉप 3 ममालिक हैं जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस हैं, अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा नंबर भारत का, और तेजी के साथ इस वक्त भारत दूसरे नंबर की तरफ बढ़ रहा है। 15 लाख के करीब इस वक्त कोविड-19 के केसेस पहुंच चुके हैं और आज भी शाम होते होते 50,000 नए केसेस मुल्क के अंदर रिपोर्ट हुए हैं और 33,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्क के अंदर 33,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में लोग जरूर मुब्तला थे लेकिन कोविड-19 का शिकार हुए, बहाना कोविड-19 भी बना। और जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो 335 के पार मरने वालों की तादाद आखिरी इतलात मिलने तक जो हमारे पास अपडेट है, और नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद जो इस वक्त 19,000 के पार हो चुकी है। 489 नए केसेस, 100 से ज्यादा जम्मू सूबे से, वादी कश्मीर से जो सबसे ज्यादा केसेस आज भी रिपोर्ट हुए हैं। और बड़ी खबर यह भी आ रही कि लद्दाख के अंदर काफी दिनों के बाद आज कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ, मरने वालों की तादाद यहां 6 तक पहुंच गई है। आज लद्दाख के अंदर लेह में एक गैर रियासती मजदूर जो काम कर रहा था, बिहार का एक मजदूर जिसकी कोविड-19 से मौत हुई है, जबकि एक फौजी रिटायर्ड जो कि लद्दाख के अंदर अपनी ड्यूटी अंजाम दे चुका है, वो आज कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गया। इस तरीके से 2 अमवात लद्दाख के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी मजीद अमवात से इस वक्त तादाद जो कुल मुल्क के अंदर 33,000 के पार पहुंची है तो 335 के पार जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन कोविड-19 का असर आम जिंदगी पर किस तरीके से पड़ा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मजहबी मकामात थे वहां पर किस तरीके से वीरानी छाई है, सयाहती मकामात इन दिनों वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं, इन सब पर दोबारा आपको लिए चलते हैं श्रीनगर स्टूडियो जहां पर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज मजीद तफसीलात देंगे। ओवर टू यू सनम। बिल्कुल आसिफ, वैरानी दुनिया भर में छाई हुई है और दुनिया का कोई भी कोना नहीं बचा है जहां इस कोविड ने अपना कहर न रचाया हो, कहर बर्पा ना किया हो। तिगनी का नाच दुनिया को नचाने वाला कोविड वायरस जम्मू कश्मीर में भी खून के आंसू रुला रहा है। और यहाँ जिस तरह आपने बताया कि 335 अमवात जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, कोविड ने फिर लेह लद्दाख में अपना सर उभारना शुरू कर दिया है। लेह लद्दाख में जहां पहले बड़ी तादाद में केस आना शुरू हुए थे पूरे लद्दाख रीजन में, लेकिन फिर किसी हद तक रोक लगी थी और अब की बार दोबारा वहां पे कोविड पॉजिटिव केसेस आज आना शुरू हुए। लेकिन कश्मीर में कोविड पॉजिटिव की खबर और उसके साथ साथ अमवात की खबर हर मिनट, हर लम्हा, हर पल सुनाई दे रही है। और अभी तक जो तादाद कश्मीर वादी में आज की है ये लगभग 1 दर्जन के करीब जो अमवात हुई है और आज दिलदोज अमवात हुई है। यहाँ कश्मीर में पहले भी बताया जाता था कि कोविड अपना कहीं न कहीं स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है
और ये स्ट्रक्चर चेंज करते हुए दुनिया का खतरनाक वायरस यहाँ पे बन रहा है और शायद उसकी तस्दीक भी जम्मू कश्मीर में होने लगी है। कुछ अमवात कश्मीर में इस तरह की हुई हैं जिनसे शक नहीं बल्कि रोंगटे खड़े हुए। और आज 40 साल का डॉक्टर शब्बीर मलिक भी इसी कोविड का शिकार होते हुए जिंदगी हार बैठा। बड़ा मजबूत तवाना बदन और डॉक्टर शब्बीर मलिक NRHM का डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, और ये गुरेज के इलाके में, बांडीपोरा गुरेज के इलाके में ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग की ड्यूटी पर था। वहां कोविड के खिलाफ लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं बताया जाता है कि गुरेज के इलाके में पॉजिटिव हुआ और उसके बाद जब इसे श्रीनगर के इलाके अस्पताल में दाखिल किया गया और श्रीनगर में इन्हें जब दाखिल अस्पताल में किया गया तो लगभग 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद, आइसोलेशन में अस्पताल में रहने के बाद, तवाना होने के बाद ये वापस घर चले गए। कल शाम को अचानक उनकी तबीयत दोबारा खराब हुई और फिर उन्हें श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया गया और आज सुबह वो जिंदगी की जंग हार बैठे। ये वो दिलदोज खबर जो अभी तक कश्मीरी यही कहते थे कि तवाना तंदुरुस्त शख्स को कोविड कुछ नहीं कर सकता है, और आज ये साबित हो गया कि कश्मीर में कहीं न कहीं इसके जो वायरस के जो पंजे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और आज श्रीनगर की अगर बात करें तो नवटा श्रीनगर से आज सुबह खबर आई कि 60 से 65 साल की उम्र की खातून और जो 27 जुलाई को श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल की गई थी, आज कोविड की जंग हार बैठी है। और फिर उसके साथ ही श्रीनगर के बटामालू इलाके की खबर कि 65 साल शख्स जो 17 जुलाई को अस्पताल में दाखिल किया गया था, बटमालू का रहने वाला, वो भी कोविड की लड़ाई हार गया। और उसके फौरन बाद 75 साल श्रीनगर के नूरबाग का इलाके का शख्स भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार इस कोविड के से हार ही गया। और फिर बरजुला के इलाके का 80 साल बुजुर्ग, 70 से 80 साल की उम्र, दरमियानी उम्र का ये शख्स, और यहाँ भी बताया गया कि कोविड मार गया। और फिर ये खबर अभी चल ही रही थी, गश्त कर ही रही थी कि दूसरी खबर श्रीनगर से ही हब्बा कदल के इलाके से आई। यही बताया गया कि 70 से 80 साल का शख्स, और ये भी यहाँ हब्बा कदल के इलाके में जिंदगी की जंग हार बैठा। अभी इसी खबर पर बहस हो रही थी, बातें हो रही थी कि कितना ये हमारे इंसानी जानों को लेके रहेगा, लेकिन इसके फौरन बाद खबर आई कि ईदगाह के इलाके में 70 साल शख्स की जिंदगी चली गई है कोविड के इलाके के हवाले से। उसी ईदगाह की जहाँ शाम गए, तल धरने की जगह नहीं थी, कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने के लिए वहां पे वो भीड़ जमा थी जिसका हिसाब किताब नहीं है। उस खबर पे भी आएंगे, लेकिन फिर खबर आई रंगरेज के इलाके में 65 से 70 साल शख्स, और वो भी जिंदगी की जंग हार बैठा। और फिर कुलगाम के इलाके के कुलगाम दमहाल हाजीपुरा के इलाके के एक शख्स की खबर आई कि वो श्रीनगर के अस्पताल तो पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। टेस्ट किया, रिपोर्ट मुस्बत यानी पॉजिटिव आई है। लेकिन दिल दहलाने वाली दूसरी खबर आज की यही थी कि रामबन का नौजवान लड़का, और ये जम्मू के अस्पताल में एडमिट था, आज कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते हार बैठा। 11 जुलाई से वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। और ये रामबन का 25 साल शख्स 15 जुलाई से, माफ कीजिएगा, 15 जुलाई से अस्पताल में, GMC जम्मू में, कोविड अस्पताल जम्मू में ये लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज हार गया। लेकिन शाम गए फिर यही खबर आई कि नागबल मादाम तंगमर्ग का एक और शख्स भी, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब बताई जाती है, वो भी कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार बैठा। और फिर सुंबल इलाके के एक और शख्स की खबर आई जिसकी उम्र बताया गया कि लगभग 75 साल है, वो कोविड का शिकार हुआ है। और फिर आपको बताते चले नाजरीन कि हमने पहले बताया डॉक्टर शब्बीर मलिक हमारे एक असासा और फ्रंट लाइन वॉरियर्स, और ये भी कोविड का शिकार होते हुए जिंदगी की जंग हार बैठा। कुल मिला के टॉप पे श्रीनगर में अमवात में बराबर आगे आए, और आज भी हम कह सकते हैं कि 100 की तादाद पार कर चुका है श्रीनगर। बारामूला 63 अमवात के साथ दूसरे नंबर पे है, कुलगाम 27 के साथ तीसरे पे, बडगाम 24 और अनंतनाग 21। और इसी तरह कुल मिला के कश्मीर में कोविड के हवाले से हालात वाक़ात इस तरह के हैं कि तल धरने की जगह जहाँ शहर में नहीं है, जहाँ खौफ भी है, लेकिन इस खौफ के बीच में लोग ईद की खरीदारी के लिए शाम को निकले होते, और शहर में शाम को जो कुछ नज़ारे थे उसको देख के अंदाजा यही होता था कि कश्मीरी शायद भूल चुके हैं कि ये कोविड भी कोई बला है, ये ले रही है, जिंदगियां छीन रही है, लेकिन इधर जिंदगी चलती है, उधर जिंदगी बुझती है। यानी एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ मातम का माहौल श्रीनगर में, और इसी खुशी और मातम के माहौल में कोई ये देखता नहीं है कि ईद पर रोटी अब की बार ना ली, बड़ी VIP रोटी ना ली तो शायद कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये कोई नहीं सोचता है। कोई ये भी नहीं सोचता कि अब की बार अगर गोश्त नहीं खाया तो ईद होगी
शायद उनके हिसाब से नहीं सर, हम होगी। यहाँ पे जो आपको भीड़- इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल आपसे और उसके बाद आपसे भी इजाजत चाहेंगे कि आज इंतजामिया की जानिब से क्या कल दोबारा नरमी देने का ऐलान किया गया है? ईद से पहले कोई रिवायती गहमा गहमी नजर आ सकती है, एक, और दूसरा आज हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 655वां उर्स भी था, तो क्या कोई मुख्तसर तकरीब हो पाई है? देखिए, कोई तकरीब शाह हमदान का जो उर्स था, मीर सैयद तकी अली रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स पाक था, 600 जिस तरह से बताया 655वां उर्स जो आज था, उस हवाले से कोई तकरीब नहीं हो सकी, नमाजें नहीं होती हैं, मसाजिद में जाने की इजाजत नहीं होती है, तो ये तकरीब क्या होगी? और सरकार ने पहले ही फैसला किया है कि कोई भी इस तरह की तकरीब की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर हम कहें तो कल के दिन के हवाले से यूजुअली पिछली बार जब हमने देवकाम से बात की, उन्होंने कहा था कि 3 दिन का लॉकडाउन में थोड़ी ब्रेक दी जाएगी, लेकिन आज इंतजामिया ने बताया कि अगले 2 दिनों के लिए, यानी कल और परसों के लिए लॉकडाउन में ब्रेक दी जाएगी। और उस हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से वाबस्ता जो दुकानें, जो कमोडिटीज की चीजें हैं, वही खरीदने की इजाजत होगी, वही खरीदने उन्हीं दुकानों को खुला रखा जाएगा। और सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे से ये दोपहर 5 बजे तक का मार्केट खुला रहेगा। कुछ जिलों अजला में वहां पे रोटेशन रखी गई है कि कौन से इलाके की दुकान किस एरिया में कौन सी दुकान कब तक खुली रखी जाएगी, और सुबह में कौन सी दुकानें रखी जाएंगी, दोपहर में कौन सी दुकान, ये कुछ अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से उन्होंने अपने इलाके के अलग अलग रोस्टर तय किए। लेकिन श्रीनगर में यह है कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो इदारे हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज दुकानें कारोबारी इदारे वही कल खुले रहेंगे। ये जिला तरक्याती कमिश्नर का ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, सीनियर न्यूज एडिटर, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया, आपने वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी जो आज दिन भर की सरगर्मियां रही उन पर तफसीली रोशनी डाली, और इस बीच कोविड-19 पर और भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार, क्योंकि आज एक तरफ जहां पाबंदियां जरूर कुछ इलाकों के अंदर खत्म करने की बात हुई, दिन भर सड़कों पर कैसा माहौल रहता है, एक छोटी सी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ एक खास इंटरव्यू और बात बाजारों की भी होगी, जहां पर